You are welcome in the series of rapid revision classes for the board exam. Today we have the topic from the class 12 political science, first chapter, challenges of nation building. ये चैप्टर इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए तो है जो बोर्ड एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं. ये टॉपिक इक्वलेंट इंपॉर्टेंट है हर सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए कि एटलीस्ट उन्हें भारत के जो फॉर्मेशन हुआ है नेशन बिल्डिंग का, उस प्रोसेस के सामने क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या प्रॉब्लम्स आए, हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए. अब इस चैप्टर में हमें तीन चीजों को स्टडी करना है. द फर्स्ट थिंग दैट पार्टीशन ऑफ इंडिया, विच इज द मोस्ट क्रूरियल इवेंट हैपेंड इन द पास्ट ऑफ इंडिया. सेकेंड थिंग दैट जो हमने स्टडी करना है प्रिंसली स्टेट की भारत के अंदर बहुत सारी रियासत होती थी, उन रियासत को भारत के अंदर कैसे मर्ज किया गया. तीसरा लास्ट टॉपिक है लिंग्विस्टिक स्टेट की भारत के अंदर जो लैंग्वेज के आधार पे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हुआ है वो कैसे हुआ है. लेट्स वी स्टार्ट. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया. भारत को इंडिपेंडेंस मिला. इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947 के अंदर. इंडिपेंडेंस की मिड नाइट को भारत का पहला स्पीच दिया गया. दिस इज नॉन एज द ट्राइस्ट विद डेस्टिनी. ट्राइस्ट विद द डेस्टिनी, दिस वाज द स्पीच डिलीवर्ड बाय द जेल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. पहला क्वेश्चन तो बोर्ड के द्वारा यही कहीं पर पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीच व्हिच वाज डिलीवर्ड बाय द नेहरू जी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. अब भारत को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हर एक व्यक्ति, हर एक कंट्री अपने कुछ गोल्स रखता है. तो इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो फॉरवर्ड द टू गोल्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस. पहला गोल क्या था कि भारत के अंदर क्या होगी? टू एस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी. क्योंकि भारत के अंदर बहुत हाई लेवल का डिस्क्रिमिनेशन किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा. हम ऐसा एक पॉलिटिकल सिस्टम चाहते थे जिसमें हर एक पर्सन के पास डिग्निटी हो, फ्रीडम हो, रिस्पेक्ट हो, वो उसको मिले. सेकंड हमने ये रखा कि भारत के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फास्ट होगा तो भारत के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ से भारत के अंदर प्रोस्पेरिटी आएगी. पर ये अपने आप में एक सबसे डिफिकल्ट काम है. आज भी भारत सफर कर रहा है पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए, इकोनॉमिक इनक्वालिटी को डिक्रीज करने के लिए. टू गोल्स के बाद वी हैव टू स्टडी अबाउट द थ्री चैलेंजेस. थ्री चैलेंजेस क्या है? देखिए, आप कोई भी काम करने जाते हो तो यू फेस द सम प्रॉब्लम्स. उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया चैलेंजेस. पहला चैलेंजेस क्या था? टू सेव द नेशन एज ए यूनाइटेड. इट मींस कि भारत को जो इंडिपेंडेंस मिला था वो किससे मिला था? पार्टीशन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे अभी भी ये चैलेंज था कि फ्यूचर के अंदर भारत यूनाइटेड रहेगा या नहीं रहेगा. तो हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जिससे भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन रहे. क्योंकि पार्टीशन के बाद भी भारत में कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के नाम पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी. उसको अकोमोडेट करना नॉट ए इजी टास्क. सेकंड पॉइंट इसके अंदर हमने ये देखना है डेमोक्रेसी. सेम यू हैव टू रिपीट डेमोक्रेसी. इट बिकम ए चैलेंज. आप बोलोगे सर ये चैलेंज कैसे बना? क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में यूरोपियन कंट्रीज का ये मिसपरसेप्शन था. ये ओनली मेकिंग फॉर द स्मॉल कंट्री, स्मॉल पॉपुलेशन एंड लिटरेट पीपल के लिए बनी हुई है. जबकि भारत के अंदर इन तीनों ही कंडीशन में रिवर्स कंडीशन है. क्योंकि भारत के पास क्या बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, बिग पॉपुलेशन है और इलिटरेट पीपल थे. थर्ड, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. उसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारत के कॉलोनियल रूल, लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ द टेक्नोलॉजी और सबसे बड़ी बात लिटरेसी जो रेट था बहुत लो था. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना वो भी फास्ट और सभी के लिए एक जैसा करना वो अपने आप में एक चैलेंज था. कुल मिला के आपको ये जो 2 पॉइंट मैंने वहां पे लिखे हैं वही आपको रिपीट करने हैं कहां पे? चैलेंजेस के अंदर. नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन. देखिए, भारत का जो पार्टीशन हुआ है इट वाज डन ऑन 1947 बेस्ड ऑन रिलीजन. और भारत का जो पार्टीशन का नेम था उसका नाम था माउंटबेटन प्लान. अब माउंटबेटन कौन था? ही वाज द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया जिसने भारत के पार्टीशन के प्लान को प्रिपेयर किया था. अब भारत का जो पार्टीशन हुआ है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भारत का पार्टीशन हुआ क्यों है, कॉजेस. तो भारत का जो पार्टीशन हुआ है उसके 2 बड़े कारण हैं. वैसे तो बहुत कारण है पर एज पर द एनसीईआरटी आपको 2 पॉइंट्स तो अच्छी तरीके से आने चाहिए. पहला बड़ा कारण क्या है? डिवाइड एंड रूल थ्योरी बाय ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स ने हमेशा एक काम को फॉलो किया है कि भारत के लोगों को डिवाइड रखे जिससे हमें इजी रहेगा भारत के अंदर रूल करने के लिए. जैसे रिलीजन के नाम पे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किए गए. ब्रिटिशर क्या करते थे?
मुसलमानों को कुछ राइट्स दे देते थे, हिंदुओं को नहीं देते थे, जिससे दोनों के बीच में गैप बनना स्टार्ट हो जाता था। दो पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दिया गया, इट मींस कि जो मुस्लिम है वही वोट डालेंगे, वही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो इसका मतलब हिंदू वहां पे वोट नहीं डाल सकते, ना क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही 1905 का बंगाल वॉज पार्टीशन ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या किया जाए, डिस्टेंस बढ़ाया जाए। सेकंड क्या है यहाँ पे जो बहुत पॉपुलर रही है, टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, ही वाज द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो ये 1940 में प्रपोज की गई, किसके द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। टू नेशन थ्योरी ये बोलती है कि जो भारत है, इट इज नॉट ओनली द कंट्री ऑफ द वन पीपल, इट इज द कंट्री ऑफ द टू पीपल, वन इज द हिंदू और सेकंड वन इज द मुस्लिम। इसीलिए जब भारत का इंडिपेंडेंस मिलेगा तो विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया का मिलेगा, कि एक ज्योग्राफिकल एरिया किसके लिए होगा, मुस्लिम के लिए होगा, एक ज्योग्राफिकल एरिया किसके लिए होगा, हिंदू के लिए होगा। और ये क्या हुआ, रिलीजन मिक्स विद पॉलिटिक्स हो गया। पॉलिटिकल लीडर्स ने अपनी एस्पिरेशन के लिए भारत का डिवीजन कर दिया। तो यहां पे आप टू कॉजेस लिख सकते हो। पर ये भारत का पार्टीशन करना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि पार्टीशन इज टू बी डन बेस्ड ऑन रिलीजन बट ऑन ज्योग्राफिकल एरिया। तो यहां पे जब प्रैक्टिकली पार्टीशन की बात आई तो यहां पे प्रॉब्लम्स आई। तो प्रॉब्लम्स टू इंप्लीमेंट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंप्लीमेंट्स द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो पार्टीशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन, पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो यहां पे आप क्या करोगे, 4 पॉइंट्स को कोट करोगे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यहां पे जब आप 4 कोट करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला आप लिखोगे देयर इज अ नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी। इट मींस कि भारत के अंदर एक भी प्रोविंसेस ऐसी नहीं थी जहां पे मुस्लिम क्या हो, मेजोरिटी में हो। अब अगर एक प्रोविंसेस में है तो उस प्रोविंसेस को मुसलमानों का देश बनाया जाता। पर प्रॉब्लम क्या थी, कोई भी ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया नहीं था जहां पे मुस्लिम पूरी तरह से मेजोरिटी में हो, जहां पे इनकी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन हो। तो बड़ा एक चैलेंज था कि पार्टीशन भारत का कैसे किया जाए। दूसरा, नॉट ऑल मुस्लिम वांट टू ज्वाइन टू पाकिस्तान। जो भी मुस्लिम थे सारे के सारे क्या नहीं करना चाहते थे, वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। तो फिर पाकिस्तान बन किसके लिए रहा है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल था। तो यहां पे हमें कैसे पता लगा कि भाई सारे मुस्लिम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। आप 2 एग्जाम्पल कोट करोगे। सबसे पहले करोगे खान अब्दुल गफ्फार का, इधर नॉन एज द फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर का मतलब होता है फ्लावर, किसका, महात्मा गांधी का, फ्रंटियर गांधी। ही रिफ्यूज टू ज्वाइन टू द पाकिस्तान और ही वाज द मेन लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। सेकंड वन 1951 का जब सेंसस हुआ, इससे पता लगा कि भारत के अंदर जो 12% है वो कौन है भाई, मुस्लिम्स हैं। तो इसका मतलब जो भारत का पार्टीशन हुआ है वो ओनली फॉर द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हुआ है, नॉट ओनली द बेस ऑन द रिलीजन। क्योंकि अगर रिलीजन के आधार पे हुआ है तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन भारत के अंदर फिर कैसे रह गई। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कम्युनल राइट्स जोन। जैसे ही पार्टीशन की न्यूज सेपरेट हुई तो यहां पे ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन स्टार्टेड बाय पीपल। इससे क्या हुआ, जहां पे मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम थे उन्होंने किसको मारा, हिंदू और सिख कम्युनिटी, और जहां पे दूसरी कम्युनिटी के लोग मेजोरिटी में थे उन्होंने माइनॉरिटीज को मारा। तो यहां पे क्या बन गए भाई, कम्युनल राइट्स जोन बन गए। अब कम्युनल राइट्स जोन क्या होते हैं, जहां पे रिलीजन के नाम पे वायलेंस की जाती है। और कम्युनल राइट्स जोन के अंदर यहाँ पे 3 सिटीज को आप कोट करोगे और दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। पहला यहाँ पे जो कम्युनल राइट्स जोन बना वो अमृतसर बना, क्योंकि ये बॉर्डर पे थी। दूसरा कौन सा बना, कोलकाता। हम आगे पढ़ेंगे, पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड टू द 2 फंड्स। और तीसरा यहाँ पे कौन सा बना, लाहौर। तो यहाँ पे 3 सिटीज क्या बन गई, कम्युनल राइट्स जोन के अंदर पार्ट बनी। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि प्रॉब्लम्स ऑफ द माइनॉरिटीज। ठीक है, आप पार्टीशन कर रहे हो, पार्टीशन आपने रिलीजन के नाम पे कर दिया, पर पहली लाइन हमने लिख दिया कि कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं है मुस्लिम मेजोरिटी की। तो कुल मिला के जब आप ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली जहां पे मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम है वहां पे क्या होगा, माइनॉरिटी हिंदू होगा, और जहां पे माइनॉरिटी मुस्लिम है वहां पे डेफिनेटली मेजोरिटी हिंदू होगा। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी प्लान फॉर द माइनॉरिटीज। तो दिस आर द 4 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पार्टीशन टू मेक द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कॉन्सिक्वेंसेस का, कि भारत के जो पार्टीशन है उसके आप कॉन्सिक्वेंसेस बताइए।
तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो पहले आप एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन लिखोगे, किसके बारे में, पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में, कब हुआ, क्या बेस था, किसने क्रिएट किया, किसकी डिमांड थी। सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन ऑफ कंट्री हो गया। क्या हो गया भाई, डिवीजन ऑफ कंट्री। भारत के अंदर 2 देश बना दिए गए, एक क्या बनाया गया, पाकिस्तान बेस्ड ऑन मुस्लिम, और दूसरा इंडिया, हमारा भारत, प्यारा भारत। और पाकिस्तान को 2 फ्रंट में बनाया गया, एक को बोला जाता था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरे को बोला जाता है ईस्ट पाकिस्तान। बाहर की 2 प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया था। ये क्वेश्चन आएगा, विच 2 प्रोविंसेस बाइफरकेटेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पहला जो वेस्ट बना है वो पंजाब प्रोविंसेस में से बना है, और आज भी ईस्ट पंजाब भारत का पार्ट है। और जो ईस्ट पाकिस्तान बना था, इट वाज कर्व्ड आउट फ्रॉम द बंगाल, और वेस्ट बंगाल आज भी भारत का पार्ट है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इनटू द मैप वर्क, और मे बी इट कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली क्वेश्चन। सेकंड वन, पीपल वर कन्वर्टेड एज द रिफ्यूजीज। जो पीपल माइनॉरिटीज थी, दे वर फोर्स्ड टू लीव द नेशन। उनको जबरदस्ती अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उनको लगता था ये देश हमारे लिए है ओनली, जो भी वहां पे मेजोरिटी ऑफ रिलीजन था। तो यहां से बहुत ज्यादा ट्रांसफर किसका हुआ, मुस्लिम का, और वहां से बहुत सारे कौन आए, सिख आए और हिंदू आए। तो आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी, उन मूवीज के अंदर दिखाया गया कि ट्रांसफरेशन ऑफ द पॉपुलेशन कैसे हो रहा है। साथ में थर्ड वन, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। भारत और पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज का डिवीजन किया गया। और सबसे हैरानी की बात तो ये है, जो आज भारत का प्रेसिडेंट हाउस है, इसको हम पहले क्या बोलते थे, वाइसराय हाउस। इस वाइसराय हाउस के अंदर जितना भी फर्नीचर था, जितने भी यूटेंसिल्स थे, बर्तन थे, इवन स्पून आल्सो डिवाइडेड बिटवीन द बोथ कंट्रीज। तो देखिए हमारा पार्टीशन का लेवल कहां पे चले गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि यहां पे फिजिकल हरासमेंट वर डन विद द वीमेन बाय द काउंटर पार्ट ऑफ द रिलीजन। फिजिकल हरासमेंट के साथ साथ उनके साथ क्या की गई, फोर्स्ड मैरिज की गई, जबरदस्ती। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, डिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, पार्टीशन से पहले इसमें 389 मेंबर थे, और आफ्टर द पार्टीशन इसमें 299 मेंबर थे। साथ में आप लिखोगे कि विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया, आज भी हमारी जो देश की पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। भारत के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स की जाती है पाकिस्तान के नाम पे, और पाकिस्तान में की जाती है इंडिया के नाम से। क्यों, उसके 2 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा आज भी डिस्प्यूट हमारे उसके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। दूसरा, हमारा जो कश्मीर है उसके ऊपर पाकिस्तान क्लेम करता है शुड बी द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर का कुछ हिस्सा कंट्रोल भी किया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो आप ये 6 पॉइंट्स यू कैन राइट इन द सिंपल वर्ड्स। जस्ट आप इनको हेडिंग बनाइए और सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर दीजिए। एग्जाम में विल गिव यू द मार्क्स, यू विल नॉट गेट एनी डिडक्शन इनटू योर आंसर। अब पार्टीशन के बारे में इतनी स्टडी करनी थी। अब बात करते हैं प्रिंसली स्टेट की। तो पहले प्रिंसली स्टेट को समझने से पहले हमें बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया समझना पड़ेगा कि भारत जो था उसको बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था। पहला जो पार्ट है जिसको हम बोलते थे ब्रिटिश इंडिया, और ब्रिटिश इंडिया इज नॉन एज द प्रोविंसेस। तो भारत के जो ज्योग्राफिकल एरिया को टाइटल दिया होता प्रोविंसेस, इसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन वर मेड बाय द ब्रिटिशर्स। दूसरा, यहां पे सेकंड जो पोर्शन था वो क्या थी, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का मतलब था द ज्योग्राफिकल एरिया विच इज द कंट्रोल एंड द रूल्ड बाय। वो किसके द्वारा कंट्रोल रूल था, राजा के द्वारा था। भारत में 11 प्रोविंसेस थी, और जो प्रिंसली स्टेट थी भारत के अंदर 565 थी। अब ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि भारत का पार्टीशन हुआ, जो प्रोविंसेस थी इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो ज्योग्राफिकल एरिया था उसको इंडिया, और दूसरा कौन सा था, पाकिस्तान। और पाकिस्तान को कितने फ्रंट पे बनाया गया, 2 फ्रंट पे बनाया गया था। एक को बोलते हैं वेस्ट पाकिस्तान और दूसरे को ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान कर्व्ड आउट फ्रॉम द पंजाब, ईस्ट पाकिस्तान कर्व्ड आउट फ्रॉम द बंगाल। अब बड़ा क्वेश्चन ये था कि व्हाट अबाउट द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट के लिए ब्रिटिशर ने एक थ्योरी दी विच इज नोन एज द विल थ्योरी। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है पैरामाउंटेंसी। ये किसने दी थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने दी थी, जो भारत का लास्ट वॉइसरॉय था। विल थ्योरी के अनुसार जो किंग ऑफ प्रिंसली स्टेट है वो डिसाइड करेगा इस बात को कि जो प्रिंसली स्टेट है उसका फ्यूचर क्या रहेगा। और उसके पास बेसिकली 3 ऑप्शन दे दिए, दे कैन ज्वाइन टू इंडिया, दे कैन ज्वाइन टू द पाकिस्तान, और दे कैन बिकम द इंडिपेंडेंट।
अब सबसे बड़ी जो मुसीबत थी ये थी कि इंडिपेंडेंस का जो ऑप्शन दिया और राजा को डिसाइड करना था। अब हम यहां पे ये देखते हैं कुछ ऐसी प्रिंसली स्टेट है जो भारत का पार्ट नहीं बनना चाहती थी, इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, या इनडायरेक्टली दे वर इन फेवर टू ज्वाइन टू द पाकिस्तान, पर ज्योग्राफिकल बैरियर होने की वजह से वो पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्रिंसली स्टेट है, ये आया भी है क्वेश्चन कई बार, तरवनकोर। ये आपका कोचीन बोला जाता है केरला के अंदर। तरवनकोर ने सबसे पहले डिक्लेयर किया कि हम गोइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट, और डिक्लेयर होने के साथ साथ आप ये भी याद रखोगे सबसे पहले इसने बोला था कि मैं भारत के अंदर मर्ज भी होना चाहती हूँ। तो फर्स्ट डिक्लेयर, फर्स्ट मर्ज विद द इंडिया, तरवनकोर। सेकंड आपके पास जो प्रिंसली स्टेट है उसका नाम है भोपाल। भोपाल का जो राजा था उसने रिफ्यूज टू ज्वाइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने मना कर दिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बनेंगे जिसने भारत का संविधान बनाया है। तीसरा, चार प्रिंसली स्टेट और हैं। एक है जूनागढ़, ये गुजरात के अंदर ज्योग्राफिकल एरिया है, ये भारत का जो पार्ट बनी है प्लेबिसाइड से। प्लेबिसाइड का मतलब है ओपिनियन ऑफ पीपल, कि भारत के वहां के लोगों से पूछा गया कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, या तीसरी कंडीशन वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ का राजा मुस्लिम था, वो इस बात के फेवर में था कि मेरे को पाकिस्तान को ज्वाइन करना है, पर यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ पीपल थे दे बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन, दे वर इन फेवर टू ज्वाइन टू द इंडिया। ऐसे एक प्रिंसली स्टेट होती है, इसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद का जो राजा थे निजाम, वो भी ये चाहता था कि मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करूं, क्योंकि ये हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, और उसका जो राजा था निजाम, इट वाज अ टाइटल, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। पर ज्योग्राफिकल बैरियर होने की वजह से मतलब ये है कि वो किसी भी दो पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करता था, इसलिए का मतलब वो पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं कर सकता था, इसलिए इसने डिक्लेयर कर दिया मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूं। पर भारत ने इसको कोलैप्स करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए मिलिट्री एक्शन लिया। एक प्रिंसली स्टेट थी जिसका नाम था मणिपुर। मणिपुर एक नॉर्थ ईस्ट की प्रिंसली स्टेट है, यहाँ का राजा भी इसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता था, पर इसने बाद में इंटरनल ऑटोनॉमी का मतलब है कि ये भारत का ज्वाइन तो कर लेगा, पर कुछ मामले में इसके पास ज्यादा पावर रहेगी। इंटरनल ऑटोनॉमी इसको बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। और ऐसे ही हमने किसको पढ़ना है, कश्मीर को, और कश्मीर से रिलेटेड भी कुछ कहानी ऐसे ही है, और इसने भी ऑप्शन लिया था इंटरनल ऑटोनॉमी का। पर ये सारी प्रिंसली स्टेट के पीछे एक लंबी कहानी है, तो लंबी कहानी तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वी आर डूइंग द रैपिड रिवीजन, तो ओनली वी विल स्टडी इन द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। तो ये मैंने आपको बताया कि सबसे बड़े चैलेंज क्या है, विल थ्योरी है, और दूसरा बड़ा चैलेंज क्या है, नंबर ऑफ द प्रिंसली स्टेट दे डिक्लेयर वी डोंट वांट टू जॉइन टू इंडिया, वी वांट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अब भारत का पहला चैलेंज याद कीजिए, टू सेव द नेशन एज ए यूनाइटेड। तो ये सारी प्रिंसली स्टेट भारत को ज्वाइन करे, ये सबसे बड़ा काम था। अगर ये सारी प्रिंस स्टेट भारत को ज्वाइन नहीं करती तो भारत एक यूनाइटेड स्टेट नहीं बन सकता। द रीजन इज बिहाइंड, जो मैं आपको 565 प्रिंसली स्टेट बता रहा हूं, ये सारी की सारी प्रिंस स्टेट भारत की इंटरनल ज्योग्राफी टेरिटरी के अंदर थी। अगर इनको सबको मैं या मेरे देश की गवर्नमेंट इनको अलाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए, तो कुल मिला के मान लो कि भारत के अंदर 565 देश होते और एक भारत होता 566 देश, और जबकि पूरी दुनिया के अंदर आज के टाइम में 200 कंट्रीज है। तो ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था कि भारत के अंदर ही 200 देशों को अलाउ कर दिया जाए, और इन छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट को भी पता था कि हम इतना छोटा ज्योग्राफिकल एरिया है, अकेले हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो भारत सरकार ने इसके लिए एक प्लान बनाया, और उस प्लान के हेड किसको बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया, या क्वेश्चन आएगा व्हाट अप्रोचेस अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जब आप लिखोगे ही इज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एज वेल एज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की भारत के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। He is known as the Iron Man of India क्योंकि he played an important role in the integration of all the princely state with Union of India to make India as a united nation. He is known as the Bismarck of India. Bismarck कौन थे? He played a crucial role in the integration of the Germany. उसी तरह से इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ये भी क्वेश्चन आता है, इनका पोजीशन क्या था। तो ही वॉज ए फर्स्ट होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर का काम क्या है, आपके देश की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना। दूसरा पॉइंट आप यहां पे लिखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, ही वॉज द
डिप्टी पीएम, तो डिप्टी पीएम। तीसरा मैंने आपको बताया ही द नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, और आयरन मैन के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं ही द नॉन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है और आया भी है। हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंस स्टेट, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आंसर विल बी द सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पे इसको एक टास्क दिया गया कि आपको क्या करना है, टू मर्ज ऑल प्रिंसली स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया। जितने भी प्रिंसली स्टेट है उनको मर्ज कर देना है किसके साथ, विद यूनियन ऑफ इंडिया। और ये कोई आसान काम नहीं था। इस काम को करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी पर्सनैलिटी के सबसे 2 इंपॉर्टेंट ट्रैक्स को यूज किया। पहला, ही यूज वेरी डिप्लोमेटिक मेथड। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिसमें आप अपने इंटरेस्ट पूरे कर लेते हैं और दूसरे को पता भी नहीं लगता। जैसे आपके कुछ क्लेवर दोस्त होंगे तो वो डिप्लोमेटिकली आपको कन्विंस कर लेते हैं और आपको लगता है कि मेरे फायदे की बात कर रहा है, तो उसी तरह से। दूसरा, इंटेलिजेंटली। इंटेलिजेंट का मतलब है कि पूरी तरह से चीजों को समझ के डिसीजन लेना। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल या भारत सरकार ने 3 अप्रोचेस को अडॉप्ट किया। कितने अप्रोचेस को? 3 अप्रोचेस को अडॉप्ट किया। और इन 3 अप्रोचेस की मदद से भारत ने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट कर लिया। पहली अप्रोच क्या है इसमें, विलिंगली ज्वाइन टू इंडिया। विलिंगली का मतलब है कि इन प्रिंसली स्टेट को पहला ऑप्शन दिया गया कि जो भी भारत का पार्ट बनना चाहती हैं, दे आर अलाउड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। और बहुत सारी ऐसी प्रिंसली स्टेट जो हिंदू मेजोरिटी थी, पहली बात, क्योंकि उसमें भारत को ऐसे पोर्ट्रेट किया गया था, इट इज अ हिंदू नेशन। वैसे इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा, उनको लगता था कि हमारा ज्योग्राफिकल टेरिटरी बहुत छोटा है, वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव, तो इससे बढ़िया ये है कि पर्पज ऑफ सिक्योरिटी से वी शुड ज्वाइन टू द इंडिया। तीसरा, वहां के लोगों को लगता था क्योंकि भारत ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि वी आर गोइंग टू बिकम ए डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेसी के अंदर ऑल द पीपल एंजॉय द इक्वल राइट्स, इसलिए वो अपने राजा के खिलाफ हो गए कि आप हमें किसका पार्ट बनाइए, भारत का पार्ट बनाइए। दूसरा, हमने ऑप्शन दिया इंटरनल ऑटोनॉमी। इंटरनल ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि जो भी प्रिंस स्टेट भारत का पार्ट बनेगी उसको बहुत सारे राइट्स दिए जाएंगे अपने इंटरनल फंक्शन के लिए। जैसे जम्मू कश्मीर के पास था, मणिपुर के पास है, अभी तो आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, आर्टिकल 371 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। मोर देन 10 स्टेट के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को इस तरह के राइट्स दिए गए हैं कि भाई ठीक है, आप भारत का पार्ट हो, जब भी भारत की पार्लियामेंट कोई रूल बनाएगी आपके ऊपर तब तक लागू नहीं होगा जब तक आप उसको कंसेंट ना दे दें। पर उसमें 3 कंडीशन प्रियोरिटी पे रखी गई। अगर कोई टॉपिक डिफेंस का है, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड का है, और या थर्ड वन फॉरेन अफेयर्स का है, उस कंडीशन में आपकी कंसेंट रिक्वायर नहीं है, फिर पार्लियामेंट का लॉ आपके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। और ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि एज पर योर सिलेबस 2 ऐसी प्रिंसली स्टेट है जिन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। एक कौन सी है, मणिपुर, और दूसरी कौन सी थी, जम्मू एंड कश्मीर। सॉरी, जम्मू मत लिखना भाई, कश्मीर लिखना, जम्मू तो लेटर ऑन इसके साथ पार्ट बनाया गया। थर्ड पॉइंट, अब भी एक ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जो भारत का पार्ट नहीं बनना चाहती थी, तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि इट्स अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, हम आपको विलिंगली बोल रहे हो, आप नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हो, हमने आपको बोला कि हम आपको इंटरनल ऑटोनॉमी देते हैं, आप फिर भी नहीं आ रहे हो, फिर हमारा तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, हम कोई भी काम करें, साम दाम दंड मेद मोह माया इंद्रजाल, एनी एक्शन। यहाँ पे एक प्रिंसली स्टेट थी हैदराबाद, आज के टाइम में कैपिटल है किसका, तेलंगाना का, उसको बारे में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे थे, बताओ इसको कैसे अलाउ करते। निजाम ये कह रहा था कि नहीं मैं तो इसको इंडिपेंडेंट बनाऊंगा, तो भारत सरकार कहती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया वो कैसे मेथड यूज करें, डिप्लोमेटिकली। पहले उनको पूरी चॉइस दी गई, नहीं माने तो हमने क्या किया, मिलिट्री एक्शन लिया। और मिलिट्री एक्शन किस कंडीशन में लिया वो अभी आपको पढ़ाया जाएगा, यू विल कम टू नो अबाउट दैट कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के इतिहास के सबसे इंटेलिजेंट लीडर थे, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। और जो काम उन्होंने कर दिया, मे बी इस काम को भारत का कोई भी बड़ा लीडर नहीं कर पाता। और सच में एक अद्भुत लीडर है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो अबाउट दैट कि सच में इतना जेन्युइन पर्सन भारत के इतिहास के अंदर उनके कंपैरेटिव कोई है ही नहीं। अब आगे हम देखते हैं, अब हमने क्या पढ़ना है, मर्ज पढ़ना है 3 प्रिंसली स्टेट का। इसका एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आता है 6 मार्क्स के अंदर, तो इसमें आपको 6 पॉइंट्स तो पता होने ही चाहिए, पर 6 नहीं पते तो जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती 6 बनाओ, आप 4 बना के भी उसका काम चला सकते हो। अब मैं इनको अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, आपने क्या करना है, यहीं से आप इंफॉर्मेशन कैरी करोगे और इस इंफॉर्मेशन के आधार पे आप अपना आंसर फ्रेम आउट कर लोगे। तो लेट्स सी कि क्या हो सकता है। अब हमने ये पढ़ना है कि जो मणिपुर है वो भारत का पार्ट कैसे बना,
हैदराबाद भारत का पार्ट कैसे बना। और एक प्रिंसली स्टेट जो हमने पढ़नी है, उस प्रिंसली स्टेट का नाम क्या है आपका, कश्मीर, वो भारत का पार्ट कैसे बना। और हर एक व्यक्ति को बड़ी इस बात में रुचि है कि हमें पता लगे कि कश्मीर भारत का पार्ट कैसे बना, क्या कंडीशंस रही। तो अभी क्लास के अंदर तो हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, पर आपको इतना तो समझ में आएगा कि सच में इतना आसान काम नहीं था जितना आसान काम बुकों के अंदर लिख के बताया गया है। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो किसका पढ़ना है आपको, कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं कश्मीर। कश्मीर के बाद दूसरी जो प्रिंसली स्टेट है उसका नाम है हैदराबाद, और तीसरी जो प्रिंसली स्टेट है उसका नाम है आपका मणिपुर। तो आपको तीन की स्टोरी पढ़नी है, केस स्टडी पढ़ना है कि हाउ दे बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, कि भारत का पार्ट कैसे बने हैं। तो सबसे पहले तो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन लिखोगे जो भी आएगी, इट इज अ प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय द किंग और दे डिसाइडेड टू बिकम ए इंडिपेंडेंट स्टेट। तो तीनों का पहला तो पॉइंट ये हो जाएगा। अब सबसे पहले इसके अंदर यू शुड नो अबाउट द लोकेशन। कश्मीर इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, आप लिख दोगे। ये हैदराबाद कहां पे है भाई, साउथ के अंदर है, और ये आपका कहां पे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। फिर आप लिखोगे इसके रूलर कौन है। कश्मीर का जो रूलर था वो एक हिंदू था जिनका नाम था राजा हरि सिंह, और जबकि यहाँ पे पॉपुलेशन क्या थी, मुस्लिम मेजोरिटी थी। हैदराबाद का जो राजा था उसका जो टाइटल था वो क्या था, निजाम, और इसके जो राजा का नाम था उनका नाम था बोधा चंद्रन। तो इसका मतलब आपको राजा का नाम याद रखना है, और जस्ट यू हैव टू राइट इन द सेंटेंस कि ही इज द रूलर, रूलर नेम इज दिस वन, ही वांट टू मेक दिस प्रिंसली स्टेट एज द इंडिपेंडेंट स्टेट। अब जो कश्मीर है, कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे इट वाज अटैक्ड बाय पाकिस्तान। आप बोलो सर पाकिस्तान ने क्यों अटैक किया। पाकिस्तान को यह लगता था कि देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम, दैट्स व्हाई इट शुड बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। भाई तेरे लगने से थोड़ा हम कश्मीर को दे देंगे, पर उसमें हमारा कोई ज्यादा राइट नहीं था। तो राजा रोते रोते किसके पास आया, भारत सरकार के पास आया। भारत सरकार ने उसको बोला ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी, वी विल हेल्प यू, पर हम आपकी हेल्प तब करेंगे जब आप कश्मीर को भारत के अंदर क्या कर दोगे, मर्ज कर दोगे। राजा बोलता है ठीक है मैं मर्ज कर देता हूं, पर मेरी दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि आप यहां पे जब भी पीस एस्टेब्लिश हो जाओगे तो प्लेबिसाइट कराओगे। प्लेबिसाइट का मतलब है ओपिनियन ऑफ पीपल लोगे कि दे वांट टू ज्वाइन टू इंडिया पाकिस्तान टू बी इंडिपेंडेंट। यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। नेहरू जी ने इसी बात को यस कर दिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बात को लेकर बड़ा रजिस्ट किया कि आप इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं दीजिए, क्योंकि यार राजा की खुद की नीड है। क्योंकि अगर हम इसकी आज मदद नहीं करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान को जेल में डालेगा, और जेल में कोई जाना नहीं चाहता है, पर देखते हैं, चलो ये गलती हो भी जाती है। दूसरा ये था कि आप हमें क्या दोगे, इंटरनल ऑटोनॉमी दोगे, और इस बात को लेके भारत सरकार के जो हेड थे जे नेहरू इस बात को लेके एग्री हो गए। कुल मिला के अक्टूबर 1947 में राजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता था उसके ऊपर साइन कर दिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट था जो इस बात का प्रूफ होता था कि इस राजा ने अपनी प्रिंस स्टेट को भारत के अंदर मर्ज कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ, हमने आर्टिकल 370 को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा और एंश्योर द इंटरनल ऑटोनॉमी। लास्ट की लाइन में लिखोगे इन द 2019 के अंदर 2019 के अंदर इस आर्टिकल को स्क्रैप कर दिया गया, जो स्पेशल स्टेटस ऑफ द जे था इसको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। एक जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया, दूसरा लद्दाख, और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसका मतलब यहां पे अब यूनियन गवर्नमेंट का रूल होगा, पर जम्मू कश्मीर को एक लेजिस्लेचर दे दी गई जैसे दिल्ली की है, और लद्दाख के पास कोई लेजिस्लेचर नहीं है। साउथ में निजाम है, और निजाम का तो यही सपना था कि मेरे को पाकिस्तान में मर्ज करना है, पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान है। इसका मन करता था कि मैं कैसे हवा में उड़ के यहाँ पे इसको मर्ज कर दूं, या फिर यहाँ से यहाँ पे मर्ज कर दूं, पर ये कोई हलवा थोड़ा है कि प्लेट में डाला चल भाई पहुंचा दिया आप खाइए सर, नहीं। तो ये चाहता था मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं, पर मैंने बोला था भारत ने तो ये मान ही लिया था, बात के पॉलिटिकल लीडर्स ने डिसाइड कर लिया था, कमिटेड कर लिया था, किसी भी हालात के अंदर किसी भी प्रिंसली स्टेट को इंडिपेंडेंट तो बनने ही नहीं दिया जाएगा। निजाम ने क्या किया, भारत सरकार से टाइम मांगा कि उसके लिए मेरे को 1 साल चाहिए सोचने के लिए। उसके लिए एक वर्ड लिखा गया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट फॉर द 1 ईयर। हमने इसको टाइम दे दिया गया।
यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया किसके अगेंस्ट, निजाम के अगेंस्ट, फॉर द लैंड रिफॉर्म्स। पर निजाम ने उनकी नहीं सुनी और निजाम ने अपनी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी, इसका नाम था राजकार्स। राजकार्स ने जो यहाँ के लोगों को लूटा, फिजिकल हरासमेंट, वायलेंस, तो लोग उनके अगेंस्ट हो गए। भारत सरकार ने इसी का फायदा उठाया और मिलिट्री एक्शन ले लिया, और उस मिलिट्री एक्शन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ये भी आपको बात हैरान करेगी कि सबसे ज्यादा पोलो ग्राउंड कहाँ पे थे, हैदराबाद में थे। राजाओं को और ब्रिटिशर को बड़ा शौक था, तो ये लॉन्च कर दिया गया। और 1948 में यहाँ के राजा बेचारे का मन नहीं था, पर वही बात है, जान है जान है, तो यहाँ पे तो आर्मी खड़ी थी, या तो साइन कर या बंदूक की गोली खा, तो विच वन इज बेटर, साइन करना बहुत ज्यादा बेहतर था। इसलिए 1948 के अंदर निजाम ने क्या कर दिया, साइन कर दिए किसके ऊपर भाई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और इट बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट, बौद्धाचंद्र राजा, इसका भी मन था कि इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए। कहाँ इंडिया में जाएगा, डेमोक्रेसी आएगी, इक्वल राइट्स मिलेंगे। राजा का मतलब राजा ही होना चाहिए, जब राजा सड़क पे चले तो सबकी गर्दन झुकी हो, इस तरह का सपना था राजा का। पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, और लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट में दे डिमांड फॉर द डेमोक्रेसी, हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। राजा ने इनकी बात मान भी ली, और यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि जिस देश के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो और इलेक्टेड असेंबली हो। यहाँ पे आप लिखो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव में किंग होगा, और जुडिशरी के अंदर कौन होगा, जजेस होंगे। दे विल चेक द वैलिडेट कि ये जो रूल बना है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बना है या नहीं बना है। आगे देखें, फिर यहाँ पे देखिए सिस्टम में सबसे कम पावर किसकी है, राजा की है। पर ये भारत का पहला प्रिंसली स्टेट या पहला स्टेट है जिसने इलेक्शन कराया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। कुल मिला के यहाँ के राजा को लगा मेरी पावर कम हो रही है, राजा ने सोचा मेरी कम हो रही है तो इनकी भी कर दीजिए, और राजा ने भी साइन कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, और 1949 के अंदर मणिपुर बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। तीनों प्रिंसली स्टेट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है इसको बेस बना के आप अपना आंसर लिखिए। और अगर आपको रिफाइन नोट्स चाहिए, प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, आई विल प्रोवाइड टू यू। और इफ यू हैव रिटन एज अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, एज का मतलब ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके भी लिखोगे तो चल जाएगा काम, उसको थोड़ा पता आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। तो प्रिंसली स्टेट की कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगला टॉपिक हमारे पास जो है इसके अंदर वो है लिंग्विस्टिक स्टेट का। लिंग्विस्टिक स्टेट की जो कहानी है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है लैंग्वेज के आधार पे स्टेट। अब देखिए जो इंडिया था जिसको हम क्या बोलते थे, ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो बाउंड्रीज ऑफ द प्रोविंसेस थी वो ब्रिटिशर की कन्वीनियंस के अनुसार थी, जैसे उनको अच्छा लगता था वो ऐसे इस बाउंड्रीज को ड्रॉ कर देते थे, या फिर कोई ज्योग्राफिकल एरिया टेरिटरी वो एनेक्स करते थे, उसको मर्ज कर देते थे। दे डोंट बॉदर अबाउट दैट कि एक प्रिंसली स्टेट के अंदर, सॉरी एक प्रोविंसेस के अंदर कितनी लैंग्वेज के लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इस बात को लेके। तो कुल मिला के यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्रोविंसेस के अंदर, मल्टीपल लैंग्विस्टिक पीपल थे। तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज के पीपल होने से बहुत ज्यादा क्लैश था, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम थी। कुल मिला के जब महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया 1920 के अंदर कि हम क्या करेंगे, भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और ये कब स्टार्ट हुआ, सॉरी ये कब पास हुआ था, नागपुर सेशन के अंदर, नागपुर इन द महाराष्ट्र। उसी में एक बात और पास करवाई गई लोगों के द्वारा, ठीक है आप इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चला रहे हो, हमें इंडिपेंडेंस भी मिल जाएगी, पर हमारी जो बेसिक बड़ी प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज को लेके। आप लैंग्वेज के नाम पे अगर ये प्रॉमिस करते हो कि भारत में स्टेट बनाएंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। तो गांधी जी ने इस बात को मान लिया और प्रॉमिस किया कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया विल हैव द लिंग्विस्टिक स्टेट। और ये मेन कारण क्या था, एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। भारत को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, और इंडिपेंडेंस की कहानी आप पढ़ ही चुके हो कि इंडिपेंडेंस अकेली नहीं मिली थी। यहाँ पे जो हमारे को मिला था वो क्या मिला था, पार्टीशन। और इस पार्टीशन ने भारत के लीडर को इतना डरा दिया था कि दे वर द वरीड अबाउट फ्यूचर, कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में भारत का दोबारा से डिवीजन हो जाए। लोगों ने डिमांड की कि आपने प्रॉमिस किया था लिंग्विस्टिक स्टेट का, आप लिंग्विस्टिक स्टेट बनाइए। पर लिंग्विस्टिक स्टेट को क्या कर दिया, डिसाइडेड टू डिले बाय द पॉलिटिकल लीडर ऑफ इंडिया, डिसाइडेड टू डिले। अब उसका बड़ा कारण क्या है, क्योंकि उनको फियर था फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया। ये सिंपल क्वेश्चन आता है ऐसे, व्हाई दे डिसाइडेड टू डिले, फियर फॉर द
डिवीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी भी भारत के अंदर क्या थी, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, लैंग्वेज के आधार पे, कल्चर के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, और इंडिया एक्सपीरियंस कर चुका था। 1905 में ब्रिटिशर ने पार्टीशन किया, और जैसे उन्होंने पार्टीशन किया, फ्यूचर में फिर भारत का क्या हुआ, पार्टीशन हुआ। बंगाल का पार्टीशन 1905 में रिलीजन के नाम पे, सेम वाज रिपीटेड इन 1947 रिलीजन के आधार पे, इसलिए क्या कर दिया, डिले कर दिया। पर 1952 के अंदर यहाँ पे एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट का नाम था विशाल आंध्रा, विशाल आंध्रा। इट वॉज स्टार्टेड बाय द पी श्रीमालू, ही वॉज अ लीडर, और इसको माना गया था कि इज नोन एज द वेटरन गांधी। वेटरन का मतलब होता है द पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ एनी वर्क ऑफ लॉन्ग टाइम। इन्होंने क्या किया, डिमांड की कि हमें क्या चाहिए, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट चाहिए, जो तेलुगु बोलते हैं उनके लिए अलग से स्टेट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोविंसेस होती थी मद्रास, जिसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेज के लोग थे। और इन्होंने प्रोटेस्ट का जो मीन अडॉप्ट किया वो हंगर स्ट्राइक, और 56 डेज की हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी डेथ हो गई, और जैसे ही इनकी डेथ हुई हाई लेवल की वायलेंस स्टार्ट हो गई। लोगों ने एक बहुत बड़ी बात कोट की, अंग्रेजों के सामने हम डिमांड रखते थे, वो हमारी बात नहीं सुनते थे, वो गोली मारते थे। अब भारत को इंडिपेंडेंस मिल गई, अब भी हम अपनी डिमांड रखते हैं और हमारे पॉलिटिकल लीडर हमारी बात नहीं सुनते, हमारे लोग आज भी मर रहे हैं। तो हमें इंडिपेंडेंस आफ्टर और बिफोर का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। अब जब वायलेंस बढ़ी यहाँ पे, तो कुल मिला के गवर्नमेंट इनके सामने झुक गई, और दिसंबर 1952 को भारत के प्राइम मिनिस्टर जेएल नेहरू अनाउंस, ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में प्रेसिडेंट लिख देगा, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस की इनके लिए अलग से एक स्टेट होगा लैंग्वेज के आधार पे, और इस लैंग्वेज के आधार पे जो स्टेट बनाया गया उसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। दिस इज द फर्स्ट लैंग्वेज स्टेट ऑफ इंडिया। ये तो उसी तरह से है जैसे फैमिली के अंदर 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को आपने मोबाइल फोन दिला दिया और 3 को कह रहे हैं बेटे आप वेट कीजिए, वो 3 वेट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वो क्रांति करेंगे। उसी तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से दूसरे लिंग्विस्टिक ग्रुप स्टार्टेड टू डिमांड वी आल्सो नीड टू द लिंग्विस्टिक स्टेट। अब गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कर सकती थी कि भाई मैं चलो ठीक है आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपको स्टेट देते हैं, आप प्रोटेस्ट करोगे आपको स्टेट देते हैं, नहीं। सरकार ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे कमीशन बनाएंगे, उस कमीशन का नाम रखा गया एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इट वाज अपॉइंटेड इन 1953। इसके अंदर 3 मेंबर्स थे, और इनमें से एक हेड होता था, उनका नाम था फैजल अली। क्या नाम था भाई, फैजल अली। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, हाईली रिपीटेड इन द बोर्ड एग्जाम इन अ डिफरेंट वेज। आपसे कार्टून में क्वेश्चन आ जाएगा, मैप में क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। और ये 1956 में इसने अपनी रिकमेंडेशन दी, और रिकमेंडेशन क्या दी कि भारत के अंदर क्या होंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट होंगे, लैंग्वेज के आधार पे अभी हम स्टेट बना रहे हैं, फ्यूचर में आप कल्चर के नाम पे और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के नाम से स्टेट बना सकते हो। अभी भारत में कितने स्टेट होंगे, 14 स्टेट्स होंगे एंड 6 यूटीज होंगी, यूनियन टेरिटरीज होंगी। साथ में अभी भारत में कितने स्टेट हैं भाई, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज हैं। अब एक क्वेश्चन और ये आता है, द रिपोर्ट ऑफ द एसआरसी, द रिपोर्ट ऑफ द एसआरसी स्ट्रेंथन द इंडियन फेडरलिज्म, कि भारत का जो फेडरलिज्म है, डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इसको स्ट्रॉन्ग किया है। देखिए इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत के अंदर 4 चीजें बहुत अच्छी हुई है, एक नेगेटिव भी है, वो बाद में देखेंगे। पहली बात, अब लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उन्हीं के लैंग्वेज के लोग होंगे। पहले क्या होता था, एक पर्सन तमिल और दूसरा तेलुगु, ना तमिल को तेलुगु समझ में आ रही है, वो कह रहा है कि मेरे घर लाइट नहीं आ रही है, वो कहता है कि पानी नहीं आ रहा है क्या, तो ये बड़ा प्रॉब्लम था। अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, दिस इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को लोगों के अनुसार काम करना चाहिए, और दिस इज द डिमांड ऑफ द पीपल। ये स्ट्रेंथन करता है यूनिटी ऑफ इंडिया को। कैसे, अगर लोगों की डिमांड को ना माना जाता तो लोग यहाँ पे और बड़ा प्रोटेस्ट करते, और मे बी वो प्रोटेस्ट अब की बार किसी डिमांड को लेके ना होता, अलग होने की बात होती, और ये ऐसा हुआ है दुनिया के कई देशों में। फोर्थ वन ये बोलता है कि अब यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होगी, का मतलब ये है कि भारत के अंदर अब जो स्टेट बनेंगे वो लैंग्वेज के आधार पे बनेंगे। और दूसरी बड़ी बात इसमें बोला कि कल्चर के नाम पे एडमिनिस्ट्रेशन, कोई रिलीजन के नाम पे स्टेट की डिमांड होगा उसको नहीं माना जाएगा, कास्ट के नाम पे होगा उसको नहीं माना जाएगा। पर इसकी एक ड्रॉबैक भी है, अब भारत के अंदर 1956 के अंदर 14 स्टेट बनाए गए, मैंने बताया कि अभी 28 है, और ऐसा नहीं है कि और स्टेट की डिमांड नहीं हो, और भी स्टेट की डिमांड हो रही है। यहाँ पे डिमांड बड़ी है कि आप
इस ज्योग्राफिकल एरिया को भी स्टेट बनाओ, इसको भी बनाओ, इससे बनाओ। स्टेट बनाने से भारत के एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत बर्डन आता है। तो यहाँ पे डिमांड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बढ़ा है। तो कुल मिला के इस चैप्टर का आपने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जो आपके काम आएगी। इससे क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। वो 1 मार्क के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, आपसे कोई डेट पूछ सकते हैं, टू नेशन थ्योरी पूछ ली, ट्राइस्ट ऑफ द डेस्टिनी के किसने डिलीवर की थी, या भारत के पार्टीशन का प्लान का नाम क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। या कौन सी प्रिंसिपल स्टेट किस मीन्स से भारत का पार्ट बनी है। जो ज्यादा पॉसिबिलिटीज ऑफ द क्वेश्चंस है वो क्या है? व्हाट आर द 2 गोल्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस, 3 चैलेंजेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस, प्रॉब्लम टू इंप्लीमेंट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, व्हाट वर द कॉजेस and consequences of partition of India. सबसे most important question, what approaches adopted by the Indian government to integrate the princely state, जिसमें role of सरदार वल्लभ भाई पटेल और 3 approaches of the Indian government आपको लिखना है। how to this princely state become the part of India, वो 3 मैंने आपको कराई है, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और SRC विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो दिस इज द थिंग फॉर दिस क्लास, और इट्स अ माई गारंटी एंड शो टू यू 1 क्वेश्चन विल बी फ्रेम आउट फ्रॉम दिस क्लास। और जब आप इस क्लास को पूरी तरह से पढ़ के जाओगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और ये बेनिफिट आपको कब पता लगेगा? जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।